हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। आपके प्रश्न बहुत अच्छे रहते हैं। आपके किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो बच्चा लोग डेली क्लासेस को बहुत अच्छे से पढ़िए, सारे क्लासेस को रिवीजन भी करते रहिए ताकि कोई भी एग्ज़ाम आए तो आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो। कभी ये मत सोचिएगा कि एक बार देखने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। आपको बताना है कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1862, दूसरा है भारत परिषद अधिनियम 1892, तीसरा है भारत परिषद अधिनियम 1916 और चौथा है भारत परिषद अधिनियम 1919। आपको बताना है कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू किया गया था। और ये आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है और आसान भी होगा आप सभी के लिए, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। निश्चित ही सभी को पता होना चाहिए कि भारत में सर्वप्रथम परोक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भारतीय परिषद अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया था। 1892 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी, चूँकि आयोग के द्वारा कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव मंडल की प्रणाली का आरंभ किया गया था। पहला ऑप्शन है 1861 के चार्टर एक्ट द्वारा, दूसरा है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा, तीसरा है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा और चौथा है 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। आपको बताना है कि किस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए अलग चुनाव मंडल की प्रणाली का आरंभ किया गया था। और ये भी आपके लिए काफ़ी आसान है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि वो कौन सा है जो आपका सही है। निश्चित ही जो अंग्रेज़ हैं वो हिंदू और मुसलमान में फूट डालना चाहते थे ताकि उनका जो ब्रिटिश शासन है वो भारत में लंबे समय तक बना रहे। इसीलिए उन्होंने मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था शुरू कर दिया था, जो एक तरीके से पहला बीज था जिसने भारत में मुस्लिम और हिंदू के बीच फूट डालने का काम किया था। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बल्कि जो मार्ले इन्होंने लिखा भी था मिंटो को कि हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम बहुत ही घातक होगा। तो सभी को पता है क्या है मार्ले मिंटो सुधार। जो है इसको सुधार तो नहीं कहना चाहिए लेकिन ये लोग सुधार कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 का है। इसी के द्वारा पहली बार मुस्लिम लोगों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि गलत है। आपको गलत बताना है 1909 के बारे में। पहला कह रहा है इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय परिषदों में चुने हुए सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। दूसरा कह रहा है पृथक निर्वाचन व्यवस्था का आरंभ हुआ। तीसरा कह रहा है परिषदों के लिए अधिकांश सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। और चौथा कह रहा है यह एक्ट नरमपंथी राष्ट्रवादियों को खुश करने हेतु लाया गया था। आप बताएंगे क्या है जो आपका सत्य नहीं है 1909 के अधिनियम के बारे में। और आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल पता होना चाहिए कौन सा है जो कि सत्य नहीं है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों ने काफ़ी कुछ सॉल्व भी कर लिया है, तो आप धीरे धीरे पिछली क्लासेस से मदद भी मिल रहा होगा। आपका पहला सही नहीं। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय विधान परिषदों में चुने हुए सदस्यों की संख्या कम नहीं की गई बल्कि बढ़ा दिया गया था। इसलिए आपका पहला जो ऑप्शन है ये सत्य नहीं है। बाकी बातें बिल्कुल सही हैं कि पृथक निर्वाचन व्यवस्था आरंभ हुआ था। परिषदों के लिए अधिकांश सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने थे और यह एक्ट नरमपंथी राष्ट्रवादियों को खुश करने के लिए लाया गया था।
सिर्फ और सिर्फ आपका पहला सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चुने हुए सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था के लिए द्वैध शासन की शुरुआत हुई। कब प्रांतों में उत्तरदायी व्यवस्था के लिए द्वैध शासन की शुरुआत की गई है? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा या 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा? कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा? प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई है, आपको ये बताना है और ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। और आप सभी को पता है, पहले ही सॉल्व कर चुके हैं कि ये काम कब किया गया है, कब दोहरी शासन प्रणाली जो है प्रांतों में लाई गई है, जिसको डायरकी कहा जाता है। तो निश्चित ही कोई दिक्कत नहीं है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ये चीज़ लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सा कथन है जो कि गलत है? आपके सामने देखिए ऑप्शन है 4। पहला ऑप्शन है, इसे मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, इस अधिनियम में वित्त, कानून और व्यवस्था आदि कुछ विशेष आरक्षित घोषित करके गवर्नर के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखे गए। तीसरा कह रहा है, गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर विधानमंडल का कोई नियंत्रण नहीं था। और चौथा कह रहा है, प्रांतीय विधायक परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया। बताएंगे क्या सही है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, क्या गलत है ये आपको बताना है। देखिए क्या गलत है 1919 के बारे में, और जो गलत है वो बहुत आसान है और आप सभी को पता है कि आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये सही नहीं। इसको मार्ले मिंटो सुधार नहीं कहा जाता है, बल्कि इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। और 1919 में मॉन्टेग्यू ब्रिटिश सरकार के तरफ से भारत सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड थे ये वायसराय थे। आपका पहला गलत है और आपको गलत ही बताना था। दूसरा बिल्कुल सही है कि इस अधिनियम में वित्त, कानून और व्यवस्था आदि कुछ विशेष आरक्षित घोषित करके गवर्नर के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया। क्योंकि कानून और वित्त ये सारी चीज़ें वो कभी भी भारतीयों को नहीं देंगे, निश्चित ही गवर्नर के हाथ में होगा। गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर विधानमंडल का कोई नियंत्रण नहीं था। बिल्कुल ही, अंग्रेज अपने ऊपर किसी का नियंत्रण क्यों चाहेंगे? भारतीयों को भले ही वो शामिल कर रहे हैं, लेकिन उनको पावर नहीं दिया गया है। प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया। बिल्कुल, विधायी परिषदों का आकार बढ़ाया जा रहा है, भारतीयों की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व में पावर नहीं बढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। कौन सा है जो सही है 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताओं के बारे में? आपको वो बताना है। पहला कह रहा है, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। क्या ये बात सही है? दूसरा कह रहा है, ब्रिटिश भारत की 50% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया। तीसरा कह रहा है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की समाप्ति। और चौथा कह रहा है, उपयुक्त सभी बातें सही हैं। आपको बताना है 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता के संबंध में कौन सी बात है जो सत्य है। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सत्य बताना है, ये चीज़ याद रखिएगा। कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका क्या सही है? आपका केवल और केवल पहला सही है। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी इसके तहत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो कह रहा है, ये जो भारत मतलब यह संघ ब्रिटिश भारत के प्रांतों तथा रजवाड़ों पर आधारित था और इस कानून के द्वारा केंद्र में 2 सदनों वाली एक संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी, जिसमें रजवाड़ों को भिन्न भिन्न प्रतिनिधित्व दिया गया था। मगर रजवाड़ों के प्रतिनिधित्व का चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता था, बल्कि उन्हें वहाँ के शासक मनोनीत करते थे। तो आपकी जो बात है वो केवल और केवल पहला सही है। दूसरा जो है कह रहा है, ब्रिटिश भारत में 50% जनता को मताधिकार दिया गया था, गलत है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, ऐसी भी कोई बात नहीं की गई है। तो आपका केवल और केवल पहला सही है।
अगला देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में कौन सा बात है जो आपका सही है। आपको बताना है भारत शासन अधिनियम 1919 किस प्रकार भारत शासन अधिनियम 1935 से अलग है। दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या डिफरेंसेस है आपको वही बताना है। पहला कह रहा है, भारत शासन अधिनियम 1919 में सिख, भारतीय, ईसाइयों और यूरोपियों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया, जबकि भारत शासन अधिनियम 1935 में अनुसूचित जातियों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किए गए। दूसरा कह रहा है, भारत शासन अधिनियम 1919 में फेडरल न्याय की स्थापना की गई का प्रावधान किया गया, जबकि भारत शासन अधिनियम 1935 में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया। तीसरा कह रहा है, दोनों बातें सत्य हैं। चौथा कह रहा, कोई भी अंतर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। आपको बताना है 1919 का जो अधिनियम है ये किस प्रकार से 1935 के अधिनियम से अलग है, और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उत्तर दीजिएगा, काफ़ी गूढ़ बातें हैं, लेकिन अगर ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखेंगे आपका कौन सा है जो कि सही है, तो या जो डिफाइन कर रहा है दोनों बातों को, तो केवल और केवल आपका पहला सही है। 1919 में आप सभी को पता है कि जो है अलग प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, जिसमें सिख थे, भारतीय ईसाई थे, आंग्ल भारतीयों और यूरोपीय लोगों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। मुस्लिम के लिए तो 1909 में ही कर दिया गया था। 1935 जो है यहाँ पे दलित वर्ग, जिसको अनुसूचित जातियाँ कहते हैं, और महिलाओं के लिए, साथ ही श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था, जिसका गांधी जी ने विरोध किया था। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि जो आपका भारत शासन अधिनियम है 1919, इसके द्वारा एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जो कि 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन के रूप में सामने आया। लेकिन जो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसके द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसके तहत 1937 में एक आपका केंद्रीय या संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो यहाँ जो बातें हैं ये उलट दिया गया है। जो 1919 की बात है उसको 35 में कह रहा है, जैसे लोक सेवा आयोग 35 के तहत बना था और फेडरल न्यायालय 1935 के तहत बना था, और 1937 में ये बनकर तैयार हो गया था या काम करना शुरू कर दिया था। तो पहला केवल सही है, दूसरी में बातें अपोजिट हो गई, इसलिए गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। भारत शासन अधिनियम या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में आपको बताना है कि कौन सी बात है जो कि सत्य नहीं है, और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि क्या है जो सही नहीं है। चलिए देखते हैं, आपका पहला ऑप्शन है, भारत के गवर्नर जनरल को राज्य के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। दूसरा कह रहा है, गवर्नर जनरल के पास किसी विधेयक को वीटो करने का अधिकार सुरक्षित था। तीसरा कह रहा है, वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया, लेकिन भारत के राज्य सचिव का पद वर्ष 1950 तक सक्रिय रहा। और चौथा कह रहा है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आपको बताना है कि 1947 के बारे में कौन सी बात है जो सही नहीं है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में क्या सत्य नहीं है, आपके सामने है 4 ऑप्शन, और आपको बताना है उत्तर। तो ये भी आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है, और निश्चित ही आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका कौन सा है जो सही नहीं है, तो आपका केवल और केवल तीसरा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, कह रहा है कि जो वायसराय थे इनके पद को और ब्रिटेन में जो भारत सचिव थे, इन दोनों के पदों को क्या कर दिया गया था, 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था। यानी कि वायसराय और जो सचिव हैं, इन दोनों का पद 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था। ये कह रहा है कि सचिव का जो पद है 1950 तक सक्रिय रहा, तो ये बात इसलिए गलत हो गया क्योंकि समाप्त कर दिया गया दोनों पदों को एक ही साथ। पहला बिल्कुल ही सही है कि आपका जो भारत के गवर्नर जनरल को राज्य के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद रखिएगा, ये बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा भी सही है कि इस अधिनियम ने जो विधेयक है इस
ऊपर वीटो करने का अपना जो मंजूरी है, इसके लिए एक तरीके से कहिए कि जो गवर्नर जनरल हैं इनको काफ़ी अधिकार है। चूँकि गवर्नर जनरल कब अपना अधिकार छोड़ना चाहेंगे, तो निश्चित है इनको जो है किसी विधेयक को वीटो करने का अधिकार सुरक्षित रख दिया गया था। तो इसलिए आपका दूसरा सही है, पहला भी सही है, लेकिन तीसरा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में कौन सा बात है जो सही नहीं है। भारत परिषद अधिनियम 1892 के बारे में क्या सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है, इस अधिनियम में पहली बार प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। दूसरा कह रहा है, बजट के 3/4 भाग का परीक्षण मतदान प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता था। और आपका तीसरा कह रहा है, इस अधिनियम में निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। और चौथा कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। आपको बताना है कौन सी है बात जो 1892 के अधिनियम के बारे में सत्य नहीं है। और ये भी आपके लिए काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, तो याद रखेंगे कौन सी बात है जो कि आपका सही नहीं है। तो आपका केवल और केवल जो ऑप्शन नंबर 2 है ये सही नहीं है। पहले ही जो बात कर रहा है, यानी कि इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया था। और जो आपकी केंद्रीय विधान परिषद है ये यहाँ पे सदस्यों में एक तरीके से कि 4 सदस्यों की वृद्धि भी की गई थी। कम से कम 10 या अधिकतम 16 सदस्य इसमें हो सकते थे। तो इसलिए आपका जो पहला है इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका पहला सही है कि प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। दूसरा जो कह रहा है कि यहाँ पे बजट के 3/4 भाग का परीक्षण मतदान प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि बजट में संशोधन एवं मतदान नहीं किया जा सकता था। लोगों को ये अधिकार नहीं था कि वो बजट में संशोधन करे या मतदान करे। सिर्फ अपनी राय वो रख सकते थे। सिर्फ वो जो है एक तरीके से कहिए कि सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी नहीं था। एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ राय रख सकते हैं, ना तो कोई पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, ना तो संशोधन कर सकते हैं बजट में, ना तो मतदान कर सकते हैं। इसलिए दूसरा सही नहीं है। तीसरा सही है कि इसमें निर्वाचन शब्द का या कहिए कि जो चुनाव शब्द है इसका प्रयोग नहीं किया गया है। इसी वजह से आपका जो दूसरा मतलब है ये गलत है। पहला तीसरा आपका बिल्कुल सही है। इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ इस अधिनियम के द्वारा जो आपके भारतीय हैं इनको बहुत सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का अधिकार दिया गया था। आप देख ही रहे, मत नहीं दे सकते, संशोधन नहीं कर सकते, पूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ राय रख सकते हैं। माने ना माने अंग्रेजों के ऊपर था। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्ले मिंटो सुधार के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है। मार्ले मिंटो सुधार के बारे में क्या सत्य है आपको वो बताना है। पहला है, इसने केवल केंद्रीय विधान परिषदों के आकार का विस्तार किया। दूसरा है, इसने प्रांतीय विधान परिषदों को गैर आधिकारिक बहुमत की अनुमति दी। आपको बताना है कि दोनों बातें सही हैं या कोई भी सही नहीं है। ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा, आपको वो बताना है। चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा क्या सही है। और ये भी आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है। आपका केवल और केवल दूसरा ऑप्शन सही है, पहला सही नहीं है। ये चीज़ याद रखिएगा। मार्ले मिंटो सुधार, जिसको 1919 का अधिनियम भी कहते हैं, ये आपका कैसा है। इस समय जो मार्ले हैं वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव हैं और मिंटो भारत के वायसराय हैं। और यहाँ पे केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में अत्यधिक वृद्धि की गई, जिससे जो केंद्रीय परिषद है इसमें सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ा करके 60 कर दिया गया था। इसमें संख्या देखिए बढ़ाया गया है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जो आपके प्रांतीय विधान परिषद है इनमें संख्या एक समान नहीं थी, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग थी। और ये कह रहा है कि केवल केंद्रीय विधान परिषदों के आकार का विस्तार किया गया।
तो ये बात ऐसी कोई बात नहीं है। आपके केंद्रीय और आपके प्रांतीय विधान परिषदों में भी इनकी संख्या एक तरीके से कि समान नहीं है, लेकिन बढ़ाई गई है। ये कह रहा है केवल केंद्र में किया गया है, तो ऐसी बात नहीं है, प्रांतों में भी बढ़ाया गया है। इस वजह से आपका पहला जो है ये सही नहीं है। दूसरा बिल्कुल सही है कि इसमें केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखने के लिए प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दे दी। तो आपका केवल और केवल क्या हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण का है। कथन है, नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को सभी ब्रेकों से युक्त लेकिन बिना इंजन की गाड़ी की संज्ञा दी थी। कारण है, अधिकाधिक रक्षात्मक उपायों, गवर्नर जनरल के सामाजिक उत्तरदायित्व और राज्यों के गवर्नर की अतिशय शक्तियों के कारण कार्यकारिणी प्रभावी नहीं हो पा रही थी। अब आप सभी को पता है ये कथन कारण का है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। आप सभी को पता है ए में होता है कि कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी, बी में होता है कथन कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं, और आपका सी में होता है कथन सही है कारण गलत है, और डी में होता है आपका कारण सही है और कथन गलत है। अब आप बताएंगे कि आपके हिसाब से क्या हो जाएगा, और ये भी आपके लिए अंडरस्टैंडिंग का प्रश्न है। कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को सभी ब्रेकों से युक्त लेकिन बिना इंजन की गाड़ी की संज्ञा दी, क्योंकि अधिकाधिक रक्षात्मक उपायों, गवर्नर जनरल के सामाजिक उत्तरदायित्व और राज्यों के गवर्नरों की अतिशय शक्तियों के कारण कार्य प्रणाली प्रभावी नहीं हो पा रही थी। इसलिए नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को सभी ब्रेकों से युक्त लेकिन बिना इंजन की गाड़ी की संज्ञा दी थी। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। आपको बताना है भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में क्या सत्य नहीं है। पहला है, द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया। दूसरा है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया। तीसरा है, इसने देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। और आपका चौथा है, उपर्युक्त में से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। आपको आज सत्य बताना है बच्चा लोग, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका कौन सा है जो कि सही नहीं है, तो याद रखिएगा। आपका ये जो अधिनियम है इसमें केंद्र और प्रांतीय विषय को अलग अलग किया गया। उन्हें अपने अपने विषय सूची पर कानून बनाने के लिए अधिकृत भी किया गया। हालांकि सरकार की संरचना केंद्रीकृत और एकात्मक ही बनी रही। वो अपनी पावर को ज़्यादातर अपने पास ही रखते थे और कंट्रोल खुद ही करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे प्रांतों में एक तरीके से द्वैध शासन लागू करके जो विषय हैं उसको बांट दिया गया था। यानी कि इसमें जो प्रांत है विषयों को दो भागों में बांटा गया, एक था हस्तांतरित और दूसरा था आरक्षित। हस्तांतरित जो विषय हैं इनका प्रशासन गवर्नर द्वारा विधायी परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से करना था, और जो आरक्षित विषय था इसका प्रशासन गवर्नर द्वारा विधायी परिषद के प्रति उत्तरदायी रहे बिना अपनी कार्यकारिणी परिषद की सलाह से करना था। मतलब कि जो आरक्षित विषय है उसको वो स्वयं से कोई भी निर्णय ले सकते, कुछ भी कर सकते हैं। हस्तांतरित विषय पर वो कार्यकारिणी के सदस्यों का राय लेना मतलब वो ले सकते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कौन सी बात है जो सही नहीं है। सभी को पता है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सिद्धांत को समाप्त नहीं किया गया, बल्कि अन्य धर्म के लोगों के लिए भी इसका विस्तार कर दिया गया था। जैसे सिख, भारतीय, ईसाई, इंग्लो इंडियंस और यूरोपीय लोगों के लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान कर दिया गया। इसलिए सांप्रदायिक सिद्धांत का विस्तार किया गया, यहाँ पे कमी नहीं की गई थी। तो ये चीज़ याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पहला और तीसरा बिल्कुल ही सही है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रावधानों में कौन से चार्टर अधिनियम 1813 के संबंध में सही नहीं है। 1813 के संबंध में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब उससे रिलेट करके उत्तर दीजिएगा कि आपका कौन सा है जो सही नहीं है 1813 के अधिनियम के बारे में। पहला है, इसने ईसाई मिशनरियों को अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित किया।
दूसरा कह रहा है इसने कंपनी के वाणिज्यिक एकाधिकार का विस्तार किया। तीसरा कह रहा है इसने विज्ञान के प्रचार और भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार हेतु वित्तीय प्रावधान किया। और चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा चार्टर अधिनियम 1813 से संबंधित नहीं है, और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सा है जो संबंधित नहीं है 1813 के अधिनियम के बारे में। तो आप सभी को इसमें बिल्कुल आसानी से उत्तर आना चाहिए, बहुत आसान है, पढ़ चुके हैं आप लोग, रिपीटेड है एक तरीके से कहिए। आपका जो दूसरा है ये सही नहीं है। इसमें कंपनी के वाणिज्यिक एकाधिकार का विस्तार नहीं किया गया बल्कि एकाधिकार को समाप्त किया गया था। चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़ के बाकी चीज़ों से उनका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब सभी ब्रिटिश नागरिक भारत में व्यापार कर सकते थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, केवल चीन के साथ और चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी के वाणिज्यिक जो एकाधिकार थे इनको समाप्त कर दिया गया था, इसलिए दूसरा जो है ये सही नहीं है। पहला बिल्कुल सही है कि इसके अंतर्गत ईसाई मिशनरियों को अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई थी। और तीसरा भी सही है, भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार और विज्ञान के प्रचार के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। 1 लाख रुपए रखे गए थे, हालांकि उस तुच्छ रकम का कोई यूज़ नहीं हो पाया था 1923 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1919 के बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है। देखिए फिर से 1909 आ गया है, और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं आप सभी लोग। कौन सी बात है जो 1909 के अधिनियम के बारे में सही नहीं है। पहला कह रहा है इसने पहली बार भारत की विभिन्न विधान परिषदों से भारतीयों के निर्वाचन का प्रावधान किया। दूसरा कह रहा है इसने भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की तथा संसदीय व्यवस्था की नींव रखी, हालांकि यह मार्ले के इरादे के विपरीत था। तीसरा कह रहा है इसने मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया। चौथा, इसने द्वैध शासन की नींव रखी। अब आपको बताना है कौन सा है जो सत्य नहीं है 1909 के अधिनियम के बारे में, और जो सही नहीं है वो आप सभी लोगों को पता होगा और आप लोग बहुत आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। बच्चा लोग पढ़ा हुआ है तो ध्यान से देखेंगे तो सभी को पता चल जाएगा कि क्या है जो आपका सही नहीं है। तो याद रखेंगे आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है यही सही नहीं है, क्योंकि द्वैध शासन व्यवस्था 1919 के अधिनियम के तहत लाया गया था, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, इसलिए आपका चौथा गलत है। पहला तो बिल्कुल सही है कि इसने पहली बार भारत के विभिन्न विधान परिषदों में भारतीयों के निर्वाचन का प्रावधान किया था, और इसने भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की तथा संसदीय व्यवस्था की नींव रखी, हालांकि यह मार्ले के इरादे के विपरीत था। और तीसरा, इसने मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। केवल और केवल आपका चौथा सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट से आए सुधारों के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। आपका जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है इससे आए सुधारों के बारे में कौन सा कथन है जो कि आपका सही है, आपको ये बताना है। पहला है द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल शुरू किया गया। दूसरा कह रहा है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं, और चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। और आप सभी को इसका उत्तर बताने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होना चाहिए। आप सभी को पता है कि दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल शुरू किया गया था और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। दोनों बातें बिल्कुल सही है बच्चा लोग, ये सारी बातें आप लोग पढ़ चुके हैं। अगला देखिए, भारत में संवैधानिक सुधारों की दिशा में प्रस्तुत 1833 का चार्टर एक्ट निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम परिलक्षित नहीं करता है। कौन सा परिणाम परिलक्षित नहीं करता 1833 का चार्टर एक्ट, आपको बताना है। पहला है बंगाल प्रांत के शासन प्रबंध हेतु एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। दूसरा कह रहा है भारतीयों की उच्च पदों पर नियुक्ति पर आरोपित प्रतिबंध को हटा लिया गया। दूसरा है, और तीसरा है आगरा में चौथे प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई। और आपका चौथा है कि उपयुक्त में से कोई भी आपका ऐसा नहीं है जो कि सत्य ना हो, यानी कि सभी सही हैं। गलत बताना था तो आपके सामने देखिए इतने सारे ऑप्शन हैं, इन
ऑप्शंस को देखिए और बताइए क्या है जो कि आपका सत्य नहीं है। और ये भी काफ़ी आसान है, अंडरस्टैंडिंग का है। जो सत्य नहीं है वो आप सभी को पता होगा कि क्या है जो सत्य नहीं है। सारे ऑप्शन को देख लीजिए और फिर फटाफट उत्तर दे दीजिए आपका क्या है जो सत्य नहीं है। तो याद रखेंगे क्या है जो सही नहीं है, तो केवल और केवल आपका पहला जो है ये सही नहीं है। ये आपका पहला क्यों सही नहीं है, क्योंकि कह रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी 1833 के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा कि जो जो आपका कथन पहला है ये गलत नहीं है, जो मतलब सही मतलब ये सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ जो कह रहा है बंगाल प्रांत के शासन हेतु एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। ये जो काम किया गया था ये 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। इसी के तहत एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी और ये चीज़ आपका गलत है। दूसरा बिल्कुल सही है, भारतीय उच्च पदों पर नियुक्ति पर आरोपित प्रतिबंध को हटा लिया गया। यानी कि यहाँ पे कहा गया कि जो भारतीय हैं उनके साथ अब जाति, धर्म, नस्ल, स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। और तीसरा भी सही है कि आगरा में चौथे प्रेसिडेंसी के रूप में स्थापना किया गया, यानी कि आगरा को चौथी प्रेसिडेंसी बना दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो आपका केवल और केवल पहला सही नहीं है, बाकी बातें बिल्कुल सही है। और इसी के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल भी बना दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसलिए याद रखिएगा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल भी बन गया 1833 के एक्ट के द्वारा। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? इसमें से कौन सा एक्ट है जिसने भारत सचिव का पद बनाया है? और ये भी काफ़ी आसान है, आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है 1813 का चार्टर एक्ट, तीसरा 1858 का भारत शासन अधिनियम और आपका नेक्स्ट है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। बताएंगे कौन से अधिनियम के तहत या कौन सा आपका जो है मतलब प्रावधान किसके तहत किया गया है भारत सचिव का। और ये भी आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है और आप लोगों को इसका उत्तर बिल्कुल पता होगा कि जो आपका भारत शासन अधिनियम 1858 है, इसी के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं पद का को भारत सचिव के पद में प्रतिस्थापित कर दिया गया। मैंने आपसे कहा था कि बोर्ड ऑफ नियंत्रण बोर्ड और आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समाप्त कर दिया गया था और एक जो है 15 सदस्यीय परिषद बनाया गया था। साथ ही भारत सचिव के पद का सृजन भी किया गया था। जो आपका भारत सचिव था इसको वो 15 सदस्यों वाली जो परिषद बनी थी वो परामर्श देती थी, सलाह देती थी, उसकी मदद करती थी काम करने में। और जो भारत सचिव है ये ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री होते थे और ये ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का अदन बर्मा के शासन के लिए उत्तरदायी था और भारत का कार्यालय के राजनीतिक ये प्रमुख भी माने जाते थे। तो याद रखिएगा क्या है जो आपका सही हो जाएगा 1858। इसी के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय भी मतलब कहा जाने लगा था और इसी के तहत सचिव का पद और उसके लिए 15 सदस्यीय परिषद की नियुक्ति भी की गई थी। तो ये बातें आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज ये बात आपकी रिपीट हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? मार्ले मिंटो सुधार के बारे में क्या सत्य है आपको ये बताना है। पहले है भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत। दूसरा कह रहा है इसमें विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर संकल्प रखने की अनुमति दी। तीसरा कह रहा है इसने जमींदारों के अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था। और चौथा कह रहा उपरोक्त सभी बातें सही हैं। तो बताएंगे क्या है जो आपका सही है 1909 के अधिनियम के बारे में। तो सभी को पता होगा कि जो आपका 1909 का अधिनियम था इसके तहत केंद्रीय विधान परिषद में शासकीय बहुमत बनाए रखा गया, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत की अनुमति प्रदान की गई थी। साथ ही इसमें सदस्यों की जो पूरक प्रश्न पूछने का और बजट पर संकल्प लाने आदि की अनुमति भी देकर दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के परामर्श वाले जो काम हैं इन पर विस्तार किया गया था। और वायसराय
और जिसको गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान भी इसी के तहत किया गया था। तो याद रखिएगा, जो आपके पृथक निर्वाचन मंडल है इसकी अवधारणा भी यहीं पे स्वीकार किया गया था और मुस्लिमों को इसके तहत पृथक निर्वाचन की व्यवस्था भी की गई थी। और इसने प्रेसिडेंसी, कारपोरेशन जैसे कि वाणिज्यिक मंडल हो गए, विश्वविद्यालय और जमींदार हो गए, इनके लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया था। याद रखिएगा, प्रेसिडेंसी, कारपोरेशन के लिए, वाणिज्यिक मंडलों के लिए, विश्वविद्यालयों के लिए और जमींदारों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया था। तो इस तरह से आप सभी को पता होगा कि ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सभी बातें आपकी बिल्कुल ही सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत के सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है। आपको बताना है जो ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा शुरू हुई थी इसके बारे में क्या सत्य है। पहला कह रहा है 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत सिविल सेवा परीक्षा हेतु खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। दूसरा कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में होने वाले सिविल सेवाओं के लिए अलग से भर्ती परीक्षा का प्रावधान किया गया। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा लोग और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। क्या है जो आपका सही हो जाएगा भारत में सिविल सेवा को प्रारंभ करने को लेकर के। तो याद रखिएगा, आपकी दोनों बातें सही हैं। 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारतीय सिविल सेवा परीक्षा हेतु खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी, बिल्कुल सत्य है। और साथ ही भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में होने वाली सिविल सेवाओं के लिए अलग से भर्ती परीक्षा का प्रावधान भी किया गया था। इस तरह से आपकी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। पहला, कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार यह सभा अस्तित्व में आई। दूसरा, इस सभा में मौजूद प्रांतीय सभाओं तथा रियासतों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व था। तीसरा, दोनों बातें सही हैं और चौथा कोई भी सही नहीं है। फटाफट उत्तर दीजिएगा, निम्नलिखित संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो इसमें भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि आपका कौन सा है जो सही है भारतीय संविधान सभा के बारे में। तो याद रखेंगे दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार यह सभा अस्तित्व में आई थी, बिल्कुल सही। और इस सभा में मौजूदा प्रांतीय सभाओं तथा रियासतों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व था, ये बात भी आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही है। तो दोनों बातें सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 में शामिल था। कौन सा प्रावधान है जो भारत शासन अधिनियम 1919 में शामिल था, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है समाज के एक विशिष्ट वर्ग तक सीमित मताधिकार। दूसरा कह रहा है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार। तीसरा कह रहा है केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट को अलग करना। चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी। बताएंगे 1919 के बारे में कौन सी बात है जो आपकी सही हो जाएगी। और ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट और चर्चित अधिनियम है, हम लोग इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार आप सभी को पता है कि द्विसदनीय व्यवस्था शुरू किया गया था और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत भी की गई थी। इसके द्वारा जो आपके वायसराय हैं, इनकी कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्य का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया था। और साथ ही प्रांतीय सरकार के स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। और बहुत सारे अन्य संप्रदायों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था भी की गई थी, ये याद भी रखिएगा। और इस अधिनियम के तहत संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया था, ये बात भी याद रखिएगा। और पहली बार केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट को पृथक किया गया था, ये बात भी आप सभी को बिल्कुल याद होना चाहिए। आपकी जो बातें हैं वो सभी बातें बिल्कुल सही हैं, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था। इसमें से कौन से आपके समुदाय हैं जिनका प्रतिनिधित्व समान था, आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान सभा में किस समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था। पहला है पारसी तथा सिख, दूसरा है सिख तथा एंग्लो इंडियन, तीसरा एंग्लो इंडियन तथा भारतीय ईसाई और चौथा है भारतीय ईसाई तथा पिछड़ी जनजाति।
कौन है जिनका भारतीय संविधान सभा जो कि 1946 में बना था, इसमें समान प्रतिनिधित्व है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपका जो ईसाई हैं और जो पिछड़ी जनजातियां हैं, जो पिछड़ी जनजाति है और जो आपके ईसाई हैं, इनका जो सीट है ये 6-6 थी, इसलिए ये दोनों का बराबर था। और अगर बात करें एंग्लो इंडियन और पारसी का, तो इनका भी बराबर था, ये 3-3 था। यानी कि अगर आपका एंग्लो इंडियन प्लस पारसी यहाँ पे आ जाता तो आपका क्या हो जाता, इनकी जो थी वो जो सीटें थी वो 3-3 थी, एंग्लो इंडियन की 3 थी और पारसियों की 3 थी। और जो आपकी बात कर रहा है कि जो भारतीय ईसाई हैं और जो आपका पिछड़ी जनजाति, इनकी सीटें 6-6 थी, तो इन दोनों का ऑप्शन के हिसाब से बराबर है। अगर एंग्लो इंडियन के साथ पारसी हो जाता तो ये भी बराबर हो जाते, क्योंकि इनका 3-3 था और ईसाई भारतीय और पिछड़ी जनजाति का 6-6 था। इस तरह से आपका चौथा है जिनका प्रतिनिधित्व समान था। ये दोनों बातें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार है। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रचलन के से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रचलन से संबंधित कौन सा कथन है जो सही है, वो आपको बताना है। पहला कह रहा है इसके तहत 1 अगस्त 1937 को संघीय व्यवस्था लागू कर दी गई। दूसरा कह रहा प्रांतीय स्वायत्तता लागू होने तक प्रांतीय सरकार को 1935 के अधिनियम की 9वीं अनुसूची के संक्रमणकालीन प्रावधान के अनुसार कार्य करना था। आपको बताना है कि क्या सही है, क्या दोनों बातें सही हैं या कोई भी सही नहीं है। ये भी आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है। बताएंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे बच्चा लोग क्या सही हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा कि जो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 है, ये अगस्त में आया था और इसमें क्राउन की स्वीकृति मिल गई थी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा मतलब घोषणा हुई कि संघीय व्यवस्था के समन्वित ना होने पर प्रांतीय स्वायत्तता को 1 अप्रैल 1937 को लागू कर दिया जाएगा। वास्तव में जो संघ अस्तित्व में आया ही मतलब जो संघ है वो क्या हो गया, वास्तव में अस्तित्व में आया ही नहीं, और इसलिए आपका जो पहला है ये गलत हो गया है, जो कि यहाँ पे कह रहा है कि इसके तहत 1 अगस्त 1937 को संघीय व्यवस्था लागू कर दी गई थी। तो यहाँ पे वास्तव में जो संघ है ये अस्तित्व में नहीं आया था, बल्कि यहाँ पे क्या किया गया है जो है मतलब एक तरीके से क्राउन की स्वीकृति ज़्यादातर माना गया है। तो संघीय व्यवस्था कह रहा मतलब जो है अस्तित्व में आया, तो वास्तव में यहाँ पे संघीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आया था, इसलिए आपका जो पहला है ये गलत है, बल्कि 1 अप्रैल 1937 से प्रांतीय स्वायत्तता को लागू कर दिया गया था। 1 अप्रैल 1937 से प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी, यहाँ पे संघ की बात कर रहा है, तो ये सही नहीं होगा, इसलिए आपका जो गलत है वो आपकी दोनों बातें सही मतलब गलत हैं। जो कि यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका 1 अगस्त 1937 से संघीय व्यवस्था लागू की गई, नहीं, यहाँ पे प्रांत को स्वायत्त कर दिया गया, वास्तव में संघीय व्यवस्था नहीं थी। दूसरा कह रहा प्रांतीय स्वायत्तता लागू होने पर प्रांतीय सरकार को 1935 के अधिनियम की 9वीं सूची के संक्रमणकालीन प्रावधान के अनुसार कार्य करना था। तो आपका ये भी गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पे प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई और संघ की स्थापना तक केंद्रीय सरकार को 1935 के अधिनियम की 9वीं अनुसूची के संक्रमणकालीन प्रावधानों के अनुसार कार्य करना था। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि केंद्रीय सरकार को ये काम दिया गया है, जब तक कि संघ की स्थापना नहीं हो जाती तब तक ये काम कौन करेगा, केंद्रीय सरकार करेगी। यहाँ पे कह रहा है कि प्रांतीय सरकार को, तो ये गलत है, बल्कि ये क्या किया गया है, केंद्रीय सरकार को यह अधिकार था कि जब तक संघ लागू नहीं हो जाता तब तक वो 9वीं अनुसूची के हिसाब से संक्रमणकालीन प्रावधान का उपयोग करेगी। इस तरह से बहुत ही गूढ़ बातें हैं, तो कोई भी सही नहीं था। आगे बढ़ेंगे। 1919 के भारत शासन अधिनियम के परिणाम स्वरूप शुरू हुए द्वैध शासन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? आपको बताना है कौन सा कथन है जो सही है 1919 के बारे में। पहला कह रहा है इस प्रणाली के जन्मदाता सर लियोनेल कार्टियस थे। दूसरा कह रहा है इस प्रणाली के अंतर्गत सभी विषयों को 2 भागों में केंद्रीय और प्रांतों में विभाजित कर दिया गया। तीसरा कह रहा दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा कोई भी सही नहीं है। आपको बताना है 1919 के अधिनियम के बारे में कौन सी बात है जो सही है, और ये भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शानदार है और आप लोगों को इसका उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल पता होना चाहिए।
मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपका जो सही नहीं है वो दूसरा नहीं है, जो कि इसके तहत सभी विषयों को दो भागों में बांटा गया। एक था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। आरक्षित विषयों के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल है इनको पूरा पावर दिया गया, इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण विषय रखे गए। हस्तांतरित जो विषय थे वो गवर्नर जनरल और भारतीय मंत्रियों को देखना था, जो कि आम विषय हुआ करते थे, तो दूसरा इसलिए गलत हो गया। पहला बिल्कुल सही है कि जो आपका 1919 का अधिनियम है, या जिसको डाइआर्की कहते हैं या द्वैध शासन कहते हैं, इसके जो मतलब प्रणेता हैं, जो जनक हैं, वो लियोनेल कार्टिस हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है, लियोनेल कार्टिस। पहला बिल्कुल सही है, दूसरा सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया था? कौन से अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया था? रिपीटेड प्रश्न है, सभी को पता होगा। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, या आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। बताएंगे कौन सा हो जाएगा जो कि आपको भारत को बर्मा से अलग कराया। भारत शासन, अच्छा, भारत परिषद अधिनियम 1909, 1919, 1935, 1947, इसमें से कौन से हैं जो बर्मा को भारत से अलग कर रहे हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? केवल और केवल आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 3, 1935। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत से अलग किया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत से अलग किया गया? अच्छा, यहाँ पे होना चाहिए था कि किस अधिनियम के द्वारा जो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अदन और वर्मा को अलग किया गया था, भारत से अलग किया गया था। यहाँ होना चाहिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा अदन और बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो ये भी आप सभी को पता है कि आपका वही 1935 का अधिनियम है। इसी के तहत अदन को और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। यहाँ पे अदन है और यहाँ पे बर्मा है, इन दोनों को 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ही अलग किया गया था। भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? भारतीय संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है आपको ये बताना है। पहला कह रहा है इसके सदस्यों का निर्वाचन विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। दूसरा कह रहा है निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुए थे। तीसरा कह रहा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। आपको बताना है कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है, और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बताएंगे क्या है जो सही नहीं है। क्या हो जाएगा बच्चा लोग? सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही सॉल्व कराया है कि आपका जो सही नहीं है वो दूसरा सही नहीं है। और ये क्यों सही नहीं है? क्योंकि प्रांतीय विधान मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ था। ये बात हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि विधानसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है और विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा हुआ है। यहाँ पे कह रहा सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ये नहीं है, इसलिए गलत हो गया। पहला बिल्कुल सही है कि इसके सदस्यों का निर्वाचन विधान मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष जब पूछे या पहला अध्यक्ष पूछे तो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही हो जाएंगे। बाकी अगर जो है पहला प्रत्यक्ष जो है या कहीं अस्थाई पूछे तब राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। तो आपका दूसरा सही नहीं है, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? 1935 के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य है, आपको ये बताना है।
और ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ब्रिटिश ताज की ओर से अपशिष्ट विधायी शक्तियाँ ब्रिटिश संसद के विवेकाधीन थीं। दूसरा कह रहा है सभी प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई थी। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा कोई भी सही नहीं है। और अब ये कोई भी आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है और आप सभी को ये उत्तर बताना है, गलत बिल्कुल ही नहीं करेंगे कि आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। तो सभी को पता है कि आपका यहाँ पे कह रहा 1935 के बारे में क्या सही है। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, इसमें कोई भी बात सही नहीं है। जो कि आप सभी को पता है कि जो अपशिष्ट शक्तियाँ हैं ये गवर्नर जनरल के विवेकाधीन थी। गवर्नर जनरल उस पर काम कर सकता था। यहाँ पे इसको जो है संसद के विवेकाधीन नहीं छोड़ा गया था। और दूसरा जो है ये जो कह रहा है कि सभी प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई थी, तो ये सही नहीं, क्योंकि मद्रास, बंगाल और आपका बम्बई, साथ ही संयुक्त प्रांत और बिहार और असम 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया था। जो कि अन्य जो आपके 5 प्रांत थे इनमें एक सदनीय विधायिका का ही काम किया गया था। आप सभी को पता है 11 प्रांत थे उस समय। 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था थी और 5 में एक सदनीय व्यवस्था थी। इसलिए आपका जो दूसरा है ये भी गलत हो गया है। तो याद रखेंगे आपका कोई भी सही नहीं है, चूँकि अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थी, मैंने पहले ही बताया था। और मात्र 11 में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था थी, 5 में एक सदनीय व्यवस्था थी। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब धीरे धीरे आपके लेंदी क्वेश्चन समाप्त हो रहे हैं, फिर हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर छोटे क्वेश्चन की संख्या आपकी बढ़ा देंगे हम। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है, विचार कीजिए। पहला है प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित नहीं किया गया था। दूसरा, स्थानीय निकायों द्वारा चुना गया निर्वाचन मंडल प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन करता था। तीसरा कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। और चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है, यानी कि सभी गलत हैं। आपको बताना है कि कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। सही उत्तर देना है बच्चा लोग, याद रखिएगा, सत्य बताना है। और ये भी आपके लिए काफ़ी शानदार है, बताएंगे क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा। और ये काफ़ी कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका केवल और केवल दूसरा सही है, पहला क्यों गलत है? क्योंकि आपका जो इस अधिनियम के द्वारा जो प्रांतीय परिषद हैं इसमें गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि परिषदों में गैर सरकारी जो बहुमत है स्थापित नहीं किया गया था, तो गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया था, इसलिए ये गलत हो गया। आपका जो तीसरा है ये क्यों गलत है? जो कि इस अधिनियम के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया था कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य होगा। और पहले जो व्यक्ति नियुक्त हुए थे वो सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। तो इसलिए आपका ये कह रहा गोपाल कृष्ण गोखले थे जो वायसराय की कार्यकारी में शामिल हुए थे, सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे, इसलिए ये भी गलत हो गया। आपका दूसरा सही है, निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था और स्थानीय सरकारों से निर्वाचन मंडल का गठन होता था, जो कि प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन करती थी। तो आप याद रखेंगे विधान परिषद के सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। तो इस तरह से आपका दूसरा बिल्कुल ही सही है, केवल और केवल आपका पहला और तीसरा सही नहीं है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट के विषय में कौन सा कथन है जो सही है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताना है आपको कौन सा है जो सही कथन है। पहला कह रहा है इस अधिकार क्षेत्र में, यानी कि इसके अधिकार क्षेत्र में कलकत्ता में रहने वाले सभी अंग्रेज आते थे। कलकत्ता में रहने वाले भारतीयों के झगड़े को यह तभी सुन सकता था यदि दोनों का पक्ष इसके लिए स्वीकृति दे दे। दूसरा कह रहा है कलकत्ता के बाहर रहने वाले सभी अंग्रेज तथा भारतीय इसके अधिकार क्षेत्र में आते थे। अब आपको बताना है कि दोनों बातें सही हैं या कोई भी सही नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा लोग, काफ़ी गूढ़ बात है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तभी सही कर पाएंगे। तो आप सभी को इसका उत्तर देना है, बताएंगे क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा।
तो याद रखिएगा आपका कोई भी सही नहीं है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट ने के अधिकार क्षेत्र में कलकत्ता में रहने वाले सभी भारतीय तथा अंग्रेज आते थे। कलकत्ता के बाहर रहने वाले भारतीयों के झगड़े को यह न्यायालय तभी सुन सकता था जब दोनों पक्ष इसके लिए स्वीकृति दे देते। तो इसलिए दोनों गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि सभी को सुनेगा, लेकिन तभी सुनेगा जब ये स्वीकृति देंगे। नहीं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ ये सभी की बातों को सुनेगा। अगर वो कलकत्ता के बाहर के हैं और उनकी सुनवाई करनी है, चाहे भारतीय हो चाहे अंग्रेज, तब इसके लिए क्या होगा, इनको स्वीकृति जब ये दोनों पक्ष देंगे तभी ये सुनवाई करेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इस तरह से दोनों बातें आपकी गलत हो गई हैं। उम्मीद है आज की क्लास भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अभी एक आध दिन हम लोगों के और भी कुछ क्वेश्चन है जो लेंदी है। इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो छोटे छोटे होंगे, जिनकी संख्या अधिक होगी, जो फास्ट क्लास चलेंगे और रिवीजन होगा आप लोगों का तेज़ी से। तो बच्चा लोग खूब मेहनत कीजिए और पीछे से क्लासेस का रिवीजन भी करते रहिएगा। प्लेलिस्ट में जा कर के आप एक एक दिन में कई कई वीडियो का रिवीजन कर लिया कीजिए फास्ट मोड में, नेट क्वालिटी घटा के, जिससे आप लोगों का रिवीजन होता रहे और ज्ञान मजबूत हो। खूब मेहनत कीजिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हमारा प्रयास जारी है, आप लोग अपना मेहनत और बढ़ाइए और मेहनत कीजिए और ज़्यादा प्रयास कीजिए और बेस्ट परफॉर्मेंस कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।